नमस्कार दोस्तों, मैं नंदराज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूट्यूबर अंत में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CET और NRA के बारे में। दोस्तों अभी अभी मेरे पास एक सवाल आया कि CET क्या है, इसके ऊपर एक हमें वीडियो चाहिए। तो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों मैंने आपके लिए ये जो CET है इसके लिए मैंने एक पूरा 15 पॉइंट का एक नोट तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं नोट के रिव्यू के साथ मैं आपको बताऊं कि इस CET और NRA के बारे में आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो मैं इसीलिए इसको लिख करके लाया हूं ताकि आपको सही नॉलेज मिले और जो भी आपको मिले, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता चले कि सही नॉलेज क्या है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि CET क्या है। मैं आपको एक एक करके 15 की पॉइंट का जो नोट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। SSC, बैंकिंग और रेलवे, केवल इन तीनों के लिए CET को लॉन्च किया गया। ऐसा नहीं कि आर्म फोर्सेस के लिए भी अप्लाई होता है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ SSC, बैंकिंग और रेलवे, इन तीनों के लिए, क्योंकि इन तीनों के लिए हम अलग अलग PT देते थे। मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं है, केवल हम PT की बात करने वाले हैं। PT को हटा दीजिए और CET को ले आइए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और PT जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता था उसको हमें हटा देना है, उसकी जगह पे CET आ गया। हमारा मेंस और इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू जो एग्ज़ाम होता था वो होता रहेगा। दोस्तों सेकंड जो हम समझते हैं, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और NRA जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। थर्ड पे जाते हैं तो PT यानी कि हमारा CET, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। जैसा कि हम लोग पहले भी देते थे, PT देते थे, फिर मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू देते थे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता था कि डायरेक्ट PT के बाद सिलेक्शन हो जाता था, फिर बहुत सारे में PT और मेंस होता था और बहुत सारे में तीनों होते थे, PT, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों को जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें वो गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन PT को हटा के केवल CET को लाया गया है। अब समझते हैं कि NRA जो है, NRA केवल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एक केवल एजेंसी बनाई गई, जिस तरह से UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम होते हैं, IAS, IPS, IFS, IRS और हमारे जितने भी सिविल जो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे भी उसके एग्ज़ाम से ही वहाँ पे भर्तियाँ होती है। तो केवल ये एक एजेंसी है जो 2021 से लागू होगा। हम फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो 3 साल आपको इस CET का स्कोर का वैलिडिटी मिलेगा। माना कि आपने 2021 में अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप 2022, 23, 24 अगले 3 साल के लिए आपका वैलिडिटी रहेगा और वहाँ पे चाहें तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे और उसको आप आने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए आपने तो CET कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप मेंस और इंटरव्यू दे करके अपने जॉब पा सकते हैं। दोस्तों 6 पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो ये 2 एग्ज़ाम होगा एक साल में। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों के लिए तैयारी करना, आपको केवल एक के लिए करना है। अगर आपका स्कोर कम है तो आप सेकंड में दे करके अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है और आप चाहते हैं और भी अच्छा करना है तो आप सेकंड पार्ट में बैठ करके एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक कैलेंडर के तौर पे एक साल में 2 CET होगा। 7 पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो मल्टीपल लैंग्वेजेस। अभी तक हमें हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम देने का अधिकार था, लेकिन अब ये 12 लैंग्वेजेस जो आपके क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें आप परीक्षा को दे पाएंगे। दोस्तों 8वें नंबर पे चलते हैं तो आप अपने एज लिमिट के अनुसार अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में आपको जॉब के लिए आपका ये एक स्कोर रहेगा जिसको आप दिखा सकते हैं। जैसे कि आप पब्लिक सेक्टर में तैयारी करते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाते हैं, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन या PG या फिर डॉक्टरेट जो भी होता है, उसका आप अपना जो ब्यौरा है सामने वाले को देते हैं कि आप क्या मैं आपके जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। तो उसी तरह से आप अपने यहाँ पे CET के स्कोर को आगे फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों अब आप समझते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में इसको आप शेयर कर सकते हैं जहाँ से आपको लाभ मिलेगा और वहाँ पे भी आपके जॉब में सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों हम 9th पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो आप 10th के ऊपर चलते हैं तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या हमें 12th, अगर हम 12th में हैं
तो क्या ग्रेजुएशन का दे देने से हमारा हो पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार ही सीईटी का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 12th में हैं और आपको ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए। आप अगर 10th में हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो सेट है वो नहीं मिलेगा, आपको 10th है तो 10th का ही मिलेगा। सीईटी केवल सिर्फ जो इसके मेन फायदे हैं मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, तो जरूर देखिएगा। इसके लिए 1000 सेंटर तय किए गए हैं, 1000 सेंटर पूरे देश में तय किए गए हैं फिलहाल, और उसके लिए 117 जिलों को सिलेक्ट किया गया है, 117 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन आने वाले समय में इसके जो फायदे होंगे कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम को दे पाएंगे। मान लीजिए अगर मैं धनबाद में रहता हूँ, आप रांची में रहते हैं, आप पटना में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ की जो आपके नियरेस्ट सेंटर होता सीईटी देने के लिए आप वहाँ जाइएगा, वहाँ एग्ज़ाम दीजिएगा और उसके बाद आगे के लिए प्रोसेस के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे अलग अलग एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए। अब हम समझते हैं इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। यहाँ समझ लीजिए कोई धांधली और कोई भी भ्रष्टाचार का तो मुद्दा ही नहीं उठता है। यहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ें सिस्टम ओरिएंटेड होगी, कोई पेपर की लीक होने की संभावना काफ़ी हद तक कम है। हालांकि ये क्या होगा ये आने वाले समय में हमें सब कुछ पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो इनमें पेपर लीक होने की संभावना कम हो जाएगी और क्वेश्चन का जो मार्केट में बिक जाना अचानक से वो बंद होगा। दोस्तों 14th के ऊपर समझते हैं जो बहुत ही मेन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है फीमेल्स को लेकर के, क्योंकि हम बॉयज़ जो हैं वो कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते थे, रात हो दिन हो कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो हम लोग झेल पाते थे, हमें उतनी दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन फीमेल को खास करके बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। उन्हें जो आने जाने में ट्रैवल करना प्लस गार्जियन को मनाना, पेरेंट्स के साथ चलना, उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी मूव करना पड़ता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब उनके जो नियरेस्ट सिटी होगा केवल वहाँ पे आपको डे बाय डे एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम दे करके अपने घर सुरक्षित लौटना है। दोस्तों 15th के पॉइंट के ऊपर अगर हम चलें तो ये सेपरेट फीस जो हम पे करते थे, माना कि अगर हमने एसएससी के फॉर्म अप्लाई किया, बैंकिंग के लिए किया, रेलवे के लिए किया, तो इन तीनों के लिए हम क्या करते थे, उसी पर्टिकुलर जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर 12th के ऊपर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमने तीनों के लिए क्या करते थे कि अलग अलग, मान लीजिए इसमें 100 रुपये, इसमें 100 रुपये, 100 रुपये, कितने हुए 300 रुपये। लेकिन अभी क्या होगा, केवल आप 100 रुपये में तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप सीईटी के स्कोर को लेकर के आप अपना आगे बढ़ सकते हैं और मेंस या इंटरव्यू जो भी आपका एग्जाम का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद समझते हैं ट्रैवल। हमारा जो ट्रैवल कॉस्ट है वो बचेगा। मान लीजिए अगर आप झारखंड, बिहार या कोलकाता, वेस्ट बंगाल में रहते हैं और आपका एग्जाम सेंटर साउथ के जोन में दे दिया जाता है, तो आपको क्या होता है, लंबा दूरी तय करना पड़ता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे जो डिस्टेंस था वो कम हो गया है। पहले के लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ से बहुत अदर सिटी में जो कम से कम 250, 300, 400 किलोमीटर दूर है। आप समझिए कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले हर स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो होटल अफोर्ड कर पाएँ, तो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थिति बनेगी। उसके साथ साथ प्रिपेयर फॉर ओनली वन फोकस एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि उनको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, अगर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है तो वो 10th के लिए ही तैयारी करेंगे और उनको क्वेश्चन जो सेट मिलेगा वो 10th के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर वो 12th में है तो उनको 12th के अकॉर्डिंग मिलेगा और वो अपना एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपको केवल एक एग्जाम के ऊपर फोकस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग एग्जाम के लिए फोकस हो रहे हैं कि अरे यार मुझे एसएससी भी करना है, बैंकिंग के लिए भी फॉर्म भरना है और रेलवे के लिए भी मुझे फॉर्म भरना है। अब ऐसा नहीं होगा। आप केवल सीईटी दीजिएगा और आप कह सकते हैं मैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तीनों आते हैं। हालांकि जो जो डिपार्टमेंट्स आते हैं इनके अंतर्गत, उसमें ही ऐसा नहीं कि आपको आर्म फोर्सेस के लिए आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। आपको सीईटी में केवल एसएससी, बैंक एंड रेलवे को शामिल किया गया है। अब इसके फायदों को आप समझिए।
पहला, समय की बचत, आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आपको ट्रैवल कॉस्ट बचेगा, आपका जो फोकस था केवल एक एग्जाम के ऊपर रहेगा। फीमेल्स के लिए इसमें बहुत सारे फायदे हैं और आपको ये ध्यान से समझिए, इस अफवाह में बिल्कुल मत रहिए कि आपको केवल एक सीईटी देना है और आपका जॉब क्लियर है। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। केवल पीटी को हटाया गया। आप एक बात में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो पीटी आप 3 बार 3 अलग अलग एग्जाम्स के लिए देते थे, वो केवल आपको एक बार सीईटी देंगे और आपका वो क्लियर होगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।